भारतीय सिनेमा, जिसे आज वैश्विक स्तर पर बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, केवल मनोरंजन का एक साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। यह एक ऐसी कलात्मक यात्रा है जिसने देश के भूगोल, भाषाओं और विविधताओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। जब हम इस विशाल उद्योग के उद्गम की बात करते हैं, तो हमें 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के उस दौर में जाना होगा, जब दुनिया तकनीक के नए आविष्कारों से परिचित हो रही थी। भारत में चलती फिरती तस्वीरों का पहला अनुभव तब हुआ जब ल्यूमियर ब्रदर्स ने बम्बई के वॉटसन्स होटल में अपनी लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया। इस घटना ने भारतीय मानस को झकझोर कर रख दिया और यहाँ के कलाकारों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या इस विदेशी तकनीक का उपयोग भारतीय कहानियों को कहने के लिए किया जा सकता है। इस विचार को धरातल पर उतारने का भगीरथ प्रयास धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम आदरपूर्वक दादा साहब फाल्के कहते हैं, ने किया। वे लंदन गए, सिनेमा की बारीकियों को समझा, अपनी पत्नी और परिवार के सहयोग से संसाधन जुटाए और साल 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक भारत की पहली पूर्ण लंबाई की मूक फिल्म का निर्माण किया। यह वह दौर था जब पर्दे पर किसी भी तरह की आवाज नहीं होती थी, केवल दृश्यों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती थी और सिनेमाघरों में लाइव संगीत बजाया जाता था ताकि दर्शक दृश्यों की गंभीरता को समझ सकें। सामाजिक रूढ़ियों के कारण उस समय महिलाओं का फिल्मों में काम करना वर्जित माना जाता था, जिसके कारण दादा साहब फाल्के को अपनी पहली फिल्म में महिला किरदारों की भूमिकाएं भी पुरुष कलाकारों से ही करवानी पड़ी थी। लेकिन इस एक शुरुआत ने देश में एक ऐसे माध्यम की नींव रख दी जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों के सपनों का सौदागर बनने वाला था। मूक फिल्मों के इस दौर ने भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास को पर्दे पर उतारने का काम किया, क्योंकि आम जनता इन कहानियों से पहले से परिचित थी और बिना संवादों के भी वे दृश्यों को आसानी से समझ सकते थे। अगले 2 दशकों तक यह मूक सिनेमा फलता फूलता रहा। तकनीक में थोड़े सुधार हुए, कैमरे का मूवमेंट बेहतर हुआ और देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे फिल्म निर्माण केंद्र स्थापित होने लगे। लेकिन सिनेमा का असली चरित्र और उसकी आत्मा तब प्रकट हुई जब तकनीक ने एक और लंबी छलांग लगाई। साल 1931 में अर्देशिर ईरानी ने इंपीरियल फिल्म कंपनी के बैनर तले भारत की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया। जब सिनेमा घर के भीतर पर्दे से कलाकारों की आवाजें गूंजी और पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे गूंजा, तो दर्शक स्तब्ध रह गए। आलम आरा की सफलता ने यह तय कर दिया कि भारतीय सिनेमा का भविष्य संगीत, गीत और नृत्य के बिना अधूरा रहेगा। इस फिल्म के बाद से ही भारतीय फिल्मों में पारसी थिएटर की परंपरा का समावेश हुआ, जहां संवादों को बहुत ही काव्यात्मक और नाटकीय अंदाज में बोला जाता था और कहानियों के बीच बीच में गानों का इस्तेमाल भावनाओं को तीव्र करने के लिए किया जाता था। बोलती फिल्मों के आते ही देश में भाषाओं का महत्व बढ़ गया और बम्बई में बनने वाली फिल्मों ने हिंदी और उर्दू के मिश्रण, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, को अपनाया ताकि देश के एक बड़े हिस्से तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। इसी दौर में न्यू थिएटर्स, बॉम्बे टॉकीज और प्रभात स्टूडियोज जैसे बड़े स्टूडियोज का उदय हुआ, जिन्होंने फिल्म निर्माण को एक व्यवस्थित और अनुशासित उद्योग का रूप देना शुरू किया। इन स्टूडियोज के पास अपने पक्के कलाकार, संगीतकार, लेखक और तकनीकी टीमें होती थीं, जो एक कारखाने की तरह लगातार फिल्मों का निर्माण करते थे, जिससे फिल्मों की गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिला। जैसे जैसे देश 48 और 49 के दशक की तरफ बढ़ा, भारत में राजनीतिक चेतना और आजादी की छटपटाहट साफ महसूस की जा सकती थी। सिनेमा भी इस राष्ट्रीय भावना से अछूता नहीं रहा और निर्देशकों ने पर्दे पर सामाजिक कुरीतियों, अछूतोद्धार और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों को उठाना शुरू किया।
साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो खुशियों के साथ साथ विभाजन का एक गहरा दर्द भी देश के हिस्से आया। यह वह समय था जब भारतीय सिनेमा अपने सबसे सुनहरे दौर में प्रवेश करने जा रहा था, जिसे इतिहासकार स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। 50 और 60 का दशक एक ऐसा समय था जब देश के सामने नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां थी और सिनेमा ने इन चुनौतियों को बहुत ही संजीदगी और कलात्मकता के साथ अपने भीतर समेटा। इस दौर में 4 महान निर्देशकों की चौकड़ी ने भारतीय सिनेमा की दिशा और दशा को तय किया, जिनमें राज कपूर, गुरु दत्त, बिमल रॉय और महबूब खान शामिल थे। इन निर्देशकों ने हॉलीवुड की नकल। इसी स्वर्ण युग में राज कपूर ने एक ऐसे किरदार की रचना की जो चार्ली चैपलिन के आवारा अंदाज से प्रेरित था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय थी। आवारा और श्री 420 फीट जैसी फिल्मों के माध्यम से राज कपूर ने शहरों की तरफ पलायन करने वाले युवाओं के सपनों और वहां मिलने वाले धोखे को बहुत ही संगीतमय अंदाज में पेश किया। उनके गीतों ने न केवल भारत में बल्कि सोवियत संघ, चीन और मध्य पूर्व के देशों में भी धूम मचाई, जिससे राज कपूर भारतीय संस्कृति के एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बन गए। वहीं दूसरी ओर गुरु दत्त ने एक ऐसे सिनेमा का निर्माण किया जो इंसानी मन के सबसे अंधेरे कोनों, अकेलेपन, अवसाद और समाज की व्यावसायिकता पर चोट करता था। उनकी फिल्में प्यासा और कागज के फूल आज दुनिया भर के सिनेमाई स्कॉलर्स के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह हैं, जिनमें प्रकाश और छाया का जो अद्भुत खेल सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने दिखाया, वह कला की एक मिसाल है। प्यासा में एक ऐसे कवि की कहानी थी जिसके जज्बातों की कद्र यह मतलबी दुनिया उसकी मौत की झूठी खबर आने के बाद ही करती है, जो तत्कालीन समाज के खोखलेपन पर एक सीधा प्रहार था। इस दौर का संगीत भी अपने चरम पर था, जहां नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और मदन मोहन जैसे संगीतकारों ने शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों के मेल से ऐसे सदाबहार गानों की रचना की जिन्हें आज भी गुनगुनाया जाता है। शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गीतकारों ने गानों में वो साहित्यिकता घोली जिसने फिल्मों के स्तर को बहुत ऊंचा उठा दिया। इस दौर के कलाकारों की बात करें तो दिलीप कुमार ने अपनी मेथड एक्टिंग से अभिनय की एक नई परिभाषा लिखी, जिसके कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। देव आनंद ने अपने अनोखे अंदाज, स्टाइल और रोमांटिक किरदारों से युवाओं को दीवाना बनाया, जबकि राजकुमार ने अपने कड़क संवादों से एक अलग पहचान बनाई। अभिनेत्रियों में नरगिस की गंभीरता, मीना कुमारी की भावुकता और मधुबाला की बेपनाह खूबसूरती तथा अभिनय क्षमता ने स्क्रीन पर जादू बिखेरा। खासकर के आसिफ की भव्य फिल्म मुगल-ए-आजम में मधुबाला द्वारा निभाया गया अनारकली का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। 60 का दशक बीतते बीतते फिल्मों का रंगीन होना शुरू हो चुका था और इसके साथ ही कहानियों में एक तरह का हल्कापन और रोमानियत का दौर आया। शम्मी कपूर ने अपने बेबाक और ऊर्जावान डांस स्टाइल से सिनेमा को एक नया थ्रिल दिया, जिससे फिल्मों में युवाओं की पसंद को प्राथमिकता दी जाने लगी। राजेश खन्ना के रूप में देश को अपना पहला आधिकारिक सुपरस्टार मिला, जिनकी रोमांटिक फिल्मों और गानों ने देश में एक ऐसा उन्माद पैदा किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। साल 1975 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले ने न केवल 70 के दशक का बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। 70 mm स्क्रीन और स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ बनी यह फिल्म हॉलीवुड के वेस्टर्न सिनेमा और भारतीय संवेदनाओं का एक ऐसा सटीक मिश्रण थी जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके किरदार जैसे गब्बर सिंह, जय, वीरू, ठाकुर और बसंती भारतीय लोक चेतना का हिस्सा बन गए। शोले ने यह साबित कर दिया कि एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले,
दमदार संवाद और तकनीकी श्रेष्ठता के बल पर किस तरह का सिनेमा रचा जा सकता है। इसी दौर में मसाला फिल्म की विधा पूरी तरह से स्थापित हुई, जिसमें एक ही फिल्म के भीतर दर्शकों को एक्शन, रोमांस, थोड़ा पारिवारिक ड्रामा, थोड़ी कॉमेडी और 5-6 बेहतरीन गाने दे दिए जाते थे ताकि हर वर्ग का दर्शक थिएटर से खुश होकर निकले। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे निर्देशकों ने इस फॉर्मूले को मास्टर किया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों के जरिए देश में धर्म